यूपी पुलिस की एक विशेष जांच टीम एसआईटी ने आजमगढ़ में फर्जी मदरसों का पंजीकरण कराने के 7 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से कुछ को कथित रूप से आधुनिकीकरण के लिए राज्य अनुदान भी प्राप्त हुआ था, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ था। ये फर्जी मदरसे 2008 से 2010 के बीच रजिस्टर्ड थे। 19 दिसंबर 2022 को गृह विभाग की एक बैठक हुई, जिनमें ये निर्णय लिया गया कि एसआईटी को फर्जी मदरसों की जांच कराने के लिए कहा जाएगा। 313 मदरसों की आंतरिक जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें 219 फर्जी पाए गए। उसके बाद फर्जी दस्तावेज तैयार कर 219 गैर मौजूद मदरसों को मान्यता देने वाले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 7 अधिकारियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हालांकि आरोपियों ने जांच को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों को गायब कर दिया और गैर मौजूद मदरसों को फिर से पैनल बनाकर और इन संस्थानों को धन आवंटित करके सरकारी धन का गबन किया। मामले में नामजद लोगों की पहचान रजिस्ट्रार जावेद असलम, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी लालमन, अकील अहमद खान और प्रभात कुमार, क्लर्क सफर राज, इंस्पेक्टर मुन्ना राम, क्लर्क ओम प्रकाश और अन्य अधिकारियों के रूप में की गई है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और आईपीसी की धारा 409 और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। दुनिया भर के डॉक्टर्स हृदय रोग को और बेहतर तरह से समझने के लिए तमाम तरह की रिसर्च करते रहते हैं। इसी कड़ी में आईआईटी मंडी द्वारा बुधवार को जारी एक स्टडी में बताया गया है कि अशुद्ध ईंधन के उपयोग से घर के अंदर हो रहा वायु प्रदूषण और गतिहीन जीवन शैली के साथ साथ फास्ट फूड का बढ़ता कल्चर भारत में हृदय रोगों के बढ़ने का कारण है। दरअसल हृदय रोग दुनिया भर में मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है, जो सालाना लगभग 17.9 मिलियन लोगों का जीवन उनसे छीन लेता है। आईसीएमआर और भारत के रजिस्ट्रार जनरल के डेटा से पता चलता है कि भारत दुनिया के हृदय रोग के बोझ का लगभग 60% हिस्सा साझा करता है। ऐसे में शोधकर्ताओं ने भारत के गांव और शहर दोनों के 45 वर्ष उम्र के 59,000 से अधिक लोगों के डेटा का विश्लेषण किया और बीमारी के सबसे खतरनाक कारणों का पता लगाया। इन कारणों में सामने आया है कि भारत की ज़्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और खाना पकाने और ऐसे अन्य कार्यों के लिए प्रदूषण करने वाले ईंधनों का उपयोग करती है। ऐसे ईंधनों के जलने से हानिकारक धुआं निकलता है, जो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। इसके अलावा आपके नज़दीक किसी का धूम्रपान करना, जिसे आमतौर पर अप्रत्यक्ष धूम्रपान भी कहते हैं, वो भी हार्ट आर्टरीज के लिए हानिकारक माना जाता है और ये लगभग खुद धूम्रपान करने की तरह खतरनाक भी है। वहीं इसके अलावा फास्ट फूड पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। फास्ट फूड के चलते भी अधिकतर लोगों को हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम सामने आ रही है। बदलते वक्त के साथ ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई आम लोगों के जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। आजकल ज्यादातर लोग हर छोटी बड़ी खरीदारी के लिए यूपीआई के जरिए पेमेंट करना पसंद करते हैं। नोटबंदी के बाद कैश की जगह स्मार्टफोन ने ले ली, लेकिन अब ये आफत आपको महंगी पड़ने वाली है। क्या हो अगर आपको पता चले कि 1 अप्रैल से यूपीआई से लेन देन महंगा होने वाला है? जी हाँ, तो चलिए जानते हैं क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी सरीन। 2 दिन बाद यानी 1 अप्रैल 2023 से न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत के साथ ही यूपीआई से लेन देन भी महंगा होने वाला है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें अप्रैल की पहली तारीख से यूपीआई से होने वाले मर्चेंट पेमेंट पर पीपीआई चार्ज लगाने की सिफारिश की गई है। मंगलवार को जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक एनपीसीआई ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लगाने की तैयारी की है। ये चार्ज 0.5 से 1.1% लगाए जाने की सिफारिश की गई है। सर्कुलर में यूपीआई के जरिए 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1.1% प्रीपेड पेमेंट इंटरफेस यानी पीपीआई लगाने का सुझाव दिया गया है। अब सवाल ये आता है कि ये चार्ज किसको देना होगा, तो इसको लेकर एनपीसीआई की ओर से सफाई आई है। एनपीसीआई का कहना है कि यूपीआई में बैंक टू बैंक लेन देन मुफ्त होगा। 99.9% लेन देन इसी तरह होते हैं। यूपीआई से वॉलेट में पैसे देने पर चार्ज लगेगा, वो भी ग्राहक को नहीं बल्कि दुकानदार को देना होगा।
बता दें पीपीआई में वॉलेट या कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन आता है। आमतौर पर इंटरचेंज फीस कार्ड भुगतान से जुड़ी होती है और इसे लेन देन को स्वीकार करने और लागत को कवर करने के लिए लागू किया जाता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने अपने सर्कुलर में कहा कि इस नए नियम को 1 अप्रैल से लागू करने के बाद इसकी समीक्षा 30 सितंबर 2023 से पहले की जाएगी। स्टार्टअप की दुनिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो शार्क टैंक आप सब ने देखा होगा, जहां इस शो के जरिए कई स्टार्टअप कंपनीज को मेंटर्स का साथ मिला और उनके बिजनेस के नए आइडियाज को उड़ान भी मिली। लेकिन क्या होगा जब आप गलत शार्क टैंक में कूद जाओगे और कोई शार्क आपके आइडियाज के साथ साथ आपके बैंक बैलेंस को हड़प जाएगा। नमस्कार, मैं अमित दीवान और आज बात नकली शार्क टैंक की, जिसने कई लोगों को चूना लगा दिया है और वो भी दिल्ली एनसीआर में। ये मामला ग्रेटर नोएडा का है। यहाँ के नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 24 मार्च से विश्व स्टार्टअप सम्मेलन की शुरुआत हुई, जो 26 मार्च तक चलना था। और इस इवेंट में आने वाले एंटरप्रेन्योर्स ने 5,000 से 14,000 रुपए देकर पास लिए थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि सम्मेलन में 1,500 बड़ी कंपनी आएंगी और 15,000 एंजल इन्वेस्टर्स आएंगे। एंजल इन्वेस्टर्स मतलब वो लोग जो किसी भी आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। इवेंट मैनेजर्स ने यह तक कहा कि इवेंट में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी चीफ गेस्ट होंगे और साथ में आएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये उन लोगों का आरोप है जिन्होंने पास खरीदे थे, लेकिन इवेंट में जाने पर कोई काम नहीं हुआ, जिसके बाद भारत के कोने कोने से आए एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स ल्यूक तलवार और अनुज चौधरी से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की। इवेंट में अपना आइडिया लेकर पहुंचे दिल्ली के एंटरप्रेन्योर नटराज के मुताबिक इस इवेंट को लेकर अक्टूबर 2022 से ही प्रचार किया जा रहा था। लोगों के मुताबिक इस इवेंट का प्रचार जाने माने एंटरप्रेन्योर अंकुर वारिकू, प्रफुल्ल बिलौर और लेखक चेतन भगत ने किया था। ऐसे ही चर्चित चेहरों के चलते वो इस इवेंट में हिस्सा लेने आए थे। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और मामले की जांच जारी है। संविधान बचाने की मांग पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर एक बार केंद्र के प्रधानमंत्री मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 4 साल बाद फिर एक बार ममता बनर्जी इस सड़क पर उतर गई हैं। कोलकाता में अंबेडकर मूर्ति के नीचे ममता बनर्जी 29 और 30 मार्च को धरने पर बैठेंगी। दरअसल इस धरने की घोषणा मुख्यमंत्री ने उस दिन की थी जिस दिन राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खारिज कर दी गई थी। हालांकि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था, लेकिन ममता बनर्जी ने उस दिन ट्वीट करके कहा था कि आज एक ऐसी घटना घटी है जिसने लोकतंत्र को और नीचे ला दिया है और लोकतंत्र का स्तर और नीचे कर दिया है। उसी दिन ममता बनर्जी ने धरने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल की योजनाओं के लिए पैसे नहीं दे रही है। केंद्र की ओर से 7,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि बंगाल को नहीं दी गई है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। केंद्र सरकार हमेशा भेदभाव करती है, दूसरे राज्यों को केंद्र पैसे देता है, लेकिन बंगाल से भेदभाव की नीति रखती है। इस मामले पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। যাদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার লোক পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ধর্ণা দিচ্ছে, তারাই ধর্ণা দিতে আসে, এটা তো হাস্যাস্পদ হবে লোকের কাছে। ধর্ণার পাল্টা ধর্ণা হতে পারে না। যদি মনে করেন ধর্ণাটাই সমাধান, তাহলে যারা দিচ্ছেন ধর্ণা তাদের সমস্যা সমাধান করুন। সেখান থেকে পালিয়ে এসে আপনি এখানে ধর্ণা দেবেন, তাদের কিছু যায় আসে না, হয়তো নিউজ হবে যে হ্যাঁ উনি করছে। जानकारी के लिए बता दें कि आज से 4 साल पहले भी केंद्र के खिलाफ इसी तरह ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी थी। ममता बनर्जी ने 3 फरवरी को पार्क स्ट्रीट में धरना दिया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पोंजी योजना घोटाले की जांच में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ के सीबीआई के प्रयास के विरोध में 5 फरवरी तक धरना दिया था। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने पूरे देश भर में बीजेपी विरोधी गठबंधन को तैयार किया था। उन्होंने एक बैठक भी बुलाई थी जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, राजद नेता तेजस्वी यादव और डीएमके सांसद कनिमोझी के अलावा उनकी पार्टी के नेता, बुद्धिजीवी, मशहूर हस्तियां और हजारों तृणमूल कार्यकर्ता शामिल हुए थे। नमस्कार, मैं अंशिका गुप्ता। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार शादी का सर्टिफिकेट क्यों जरूरी होता है।
शादी का सर्टिफिकेट एक लीगल सर्टिफिकेट है जो आपकी शादी को वैधानिक बनाता है। ये सभी धर्म की शादियों के लिए जरूरी है। इसके लिए मैरिड कपल को रजिस्ट्रार के सामने अपनी शादी के कुछ प्रूफ और विटनेस सबमिट करने होते हैं और रजिस्ट्रार शादी का सर्टिफिकेट बनाकर सौंपता है। चूंकि ये एक लीगल सर्टिफिकेट है, ऐसे में किसी भी सरकारी व्यवस्था का लाभ लेने के लिए आपके पास अपनी शादी का सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं शादी का सर्टिफिकेट कहां कहां काम आता है। शादी के बाद अगर आप ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय भी शादी के लीगल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप शादी के बाद बीमा कराना चाहते हैं तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा। अगर कपल ट्रैवल वीजा या किसी देश में परमानेंट रेजिडेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर महिला शादी के बाद सरनेम नहीं बदलना चाहती तो ऐसे में मैरिज सर्टिफिकेट के बगैर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। शादी के बाद किसी नेशनल बैंक से लोन लेने के लिए शादी का सर्टिफिकेट बेहद जरूरी होता है। किसी भी तरह के कानूनी मामले में मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी होगा। जैसे अगर कपल में से कोई एक शादी के बाद धोखा देकर भाग जाता है तो शिकायत दर्ज कराने के लिए शादी का सर्टिफिकेट काम आएगा। तलाक की अर्जी लगाने के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट काम आएगा। सिंगल मदर या तलाकशुदा महिलाओं को नौकरी में रिजर्वेशन लेने के लिए तलाक का डॉक्यूमेंट दिखाना होता है। पर इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि अपना मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। सबसे खास बात यह है कि कोरोना संकट के चलते शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा अब ऑनलाइन कर दी गई है। मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्म के साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जिसमें कपल का आधार कार्ड, कपल का बर्थ सर्टिफिकेट, कपल के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके शादी के कार्ड का फोटोग्राफ, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ कपल को रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होना होगा। जिन गांव में इसकी सुविधा नहीं है वहां शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए कपल ग्राम अधिकारी के ऑफिस में संपर्क करना होगा। साथ ही जाते जाते आपको ये भी बता दें कि सामान्य तौर पर कपल को शादी की 30 दिन के अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है। हालांकि कपल एडिशनल फीस के साथ 5 साल तक मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी को 5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन की छूट संबंधित जिला रजिस्ट्रार ही दे सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव रखा है। सीएम ने कहा कि बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी, लेकिन 20% विधायकों वाला क्राइटेरिया वो पूरा न करने के कारण प्रस्ताव नहीं रख पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि विश्वास प्रस्ताव सदन में रखा जाए ताकि सदन का विश्वास सरकार पर बना रहे। वहीं इस विश्वास प्रस्ताव के बीच एक बार फिर सियासत भी गर्मा गई है और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अविश्वास पात्र प्रस्ताव रखा, विधानसभा के सेशन से पहले रखा, मीडिया के लोगों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसकी, तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर्स थे? अविश्वास पात्र प्रस्ताव लाने के लिए 1/5 मेंबर्स की संख्या जरूरी है, यानी कि 70/5 बराबर 14 एमएलए होने की जरूरत है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 14 एमएलए थे? क्योंकि रामवीर विधूड़ी तो बहुत पुराने मंझे हुए नेता हैं। मैं ये नहीं मान सकता कि रामवीर विधूड़ी जी को ये पता ही ना हो, ये रूल ना पता हो कि 14 विधायकों की जरूरत है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। तो क्या ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था? क्या विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही थी? क्या आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी? ये तो विपक्ष को बताना है कि किन कारणों से ये ला रहे थे अविश्वास पत्र। सीएम केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, हमें पता चला कि विपक्षी सदस्य हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन के 20% सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य हैं, यानी 14 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि विपक्ष सदस्य 14 विधायकों का समर्थन हासिल नहीं कर पाए और मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के विधायकों से इससे हिस्सा लेने और अपने मुद्दे उठाने को भी कहा। Never miss an update.